Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our topic organization of data. Okay, in previous video we have discussed about frequency distribution and types of frequency distribution. Okay, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्लासेस के अकॉर्डिंग, क्लासेस के नेचर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ओके, आपने पढ़ा होगा क्लासेस नेचर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कॉम्युलेटिव सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल इंटरवल्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट टॉपिक छूटे हुए हैं जिनको डिस्कस करने के बाद हमारा ये ये जो थर्ड चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम उन इम्पोर्टेंस उन फैक्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला फैक्ट्स है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी एरे। हिंदी में इसे आवृत्ति सारणी कहा जाता है या फिर कभी कभी हम इसे बारंबारता सारणी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते समय हमने आपको बताया कि व्हेन अ कंटिन्यूअस वेरिएबल आर क्लासिफाइड इन वेरियस क्लासेस along with its corresponding frequency is known as frequency distribution। यही पढ़ा था ना कि जब एक कंटिन्यूअस वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी आवृत्ति के साथ अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब डिस्क्रीट वेरिएबल को पढ़ा था और हमने लिखा था कि जब डिस्क्रीट वेरिएबल को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफाइड किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और स्टूडेंट्स इस डिस्क्रीट सीरीज की ही, इस डिस्क्रीट की जो सीरीज की जो हम टेबल बनाते हैं, जो क्लासिफिकेशन टेबल बनाते हैं, उस क्लासिफिकेशन टेबल को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी एरे कहा जाता है। क्लियर? अगर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफाई करके आपने जो टेबल बनाई है स्टूडेंट्स, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफाई करके जब एक टेबल बनाई जाती है उस टेबल को फ्रीक्वेंसी एरे या फिर आवृत्ति सारणी कहा जाता है। ओके, देखिए वही यहाँ लिखा हुआ भी है स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिस्कस्ड about the classification of data for a continuous variable it is known as frequency distribution। जब हम किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल के डेटा को क्लासिफाइड करते हैं तो इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। while we make classification of data for discrete variable along with its corresponding frequency and construct a table of classification, it is known as frequency array। ओके, यानी जब भी आप कंटिन्यूअस वेरिएबल को क्लासिफाई करके
उसके क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जबकि आप डिस्क्रीट वेरिएबल को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफाई करके जो टेबल बनाएंगे, उस टेबल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी एरे कहा जाता है। और देखिए यहाँ लिखा है, व्हाइल वी मेक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स corresponding frequency and construct a table of classification, it is known as frequency array। क्लियर है? अगर आप कंटिन्यूअस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी के साथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर आप डिस्क्रीट वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफाई करके टेबल बनाते हैं तो उस टेबल को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी एरे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए स्टूडेंट्स, कुछ डेटा दिया है जो आप मान लीजिए मैंने कलेक्ट किया है अपने क्लास 11th में। मैंने डेटा कलेक्ट किया है, 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हैव सिक्योर्ड फॉलोइंग मार्क्स। एक क्लास टेस्ट कराया गया 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में से ये जो 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कुछ मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं जो यहां पर देखिए मैंने नोट किए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? ये क्या है? भी रॉ डेटा है, सिस्टम से नहीं है। कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 14 है, फिर 11 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 11। इट इज नॉट अ सिस्टमेटिक डाटा और प्रॉपर सीक्वेंस अरेंजमेंट। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? रॉ डेटा हो गया, ठीक है। और रॉ डेटा से हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी इंटरप्रिटेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। तो डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन हम इसमें दो तरह से कर सकते हैं। पहला, इस डेटा को हम डिस्क्रीट में बदल दें, इस डेटा को डिस्क्रीट में बदल दें या वैल्यू ऑफ रेंज में बदल दें, या फिर वैल्यू ऑफ रेंज में बदल दें। डिस्क्रीट में बदलेंगे तो ये इसी तरह से एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर चाहिए है, जंप्स में बढ़ता हुआ चाहिए, तभी डिस्क्रीट होगा। और अगर हमें यही डेटा कंटिन्यूअस वेरिएबल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ रेंज बना देंगे 0 to 5, 5 to 10 इस तरह से, तो ये कंटिन्यूअस माना जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका डिस्क्रीट सीरीज में। देखिए ये डेटा गिवन है, तो हमने यहां पर पहले 10 लिख दिया, 10 के बाद 11 लिख दिया, 11 है इस डेटा में। फिर इस डेटा में 12 है, 12 लिख दिया। फिर देखिए 13 मिस है, 13 कहीं नहीं है, तो 13 हमने मिस करके सीधे 14 लिख दिया। फिर 15 नहीं है इस डेटा में कहीं, तो 15 मिस करके 16 लिख दिया। उसके बाद 17, 18 लिख दिया, और अगेन 19 मिस है तो सीधे 20 लिख दिया, ठीक है। प्रॉपर अरेंज हो गया अब ये डेटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे कि जो आइटम्स हमें मिले हैं, ये वेरिएबल्स को आइटम्स भी बोला जाता है, जितने भी उसमें नंबर्स रहेंगे वो सब आइटम्स होंगे। अब आइटम्स इस डेटा में खुद को कितनी बार रिपीट करता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो देखते हैं कौन सा आइटम इस डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 10 देखिए एक बार रिपीट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई? 1, हमने यहां लिख दिया। इसके बाद 11 देखिए 1, 2 and 3,
3 टाइम रिपीट हुआ तो 3 लिख दिया। अगेन 12 देखिए केवल 1 टाइम रिपीट हुआ है तो 12 की 1 फ्रिक्वेंसी लिख दी। फिर 14 देखिए 1 2 3 एंड 4 तो फ्रिक्वेंसी 14 की 4 लिख दी। इसके बाद 16 देखिए 1 एंड 2 तो 16 की फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। 17 देखिए 1 2 3 4 एंड 5 तो 17 की फ्रिक्वेंसी 5 हो गई। देन 18 1 टाइम तो 1 लिख दिया एंड 20 1 2 एंड 3 तो 20 हमने 3 लिख दिया। इस तरह से हमने जो डेटा था हमारा जो कलेक्शन किया क्लास 11th के लिए उसको हमने क्या किया, इसके वेरिएबल आइटम्स के साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इस डेटा को क्लासिफाई कर दिया। अब ये डेटा क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया, ये सिस्टमेटिक डेटा हो गया। यानी अब हम इस डेटा को देखकर कोई भी कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। जैसे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिनिमम मार्क्स ऑब्टेंड किए, तो वो एक है, 10 मिनिमम है। देखिए तो एक स्टूडेंट है, कुछ इंटरप्रिटेशन कर लिया हमने, कोई रिजल्ट फाइंड कर लिया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेंड 20 मार्क्स, देखिए 3, कुछ इंटरप्रिटेशन कर लिया। तो अब देखिए ये जो मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल है, आइटम्स हैं, ये किस तरह से है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट है, और ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखिए हमने डिस्क्रीट वेरिएबल को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमने क्लासिफाई किया है और एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई ये। तो ये टेबल क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी एरे कहलाती है। और अगर इसी टेबल को स्टूडेंट्स हम लोगों ने वैल्यू ऑफ रेंज में क्लासिफाई किया होता इस तरह से, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से मिलती। और जो टेबल हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे में क्या डिफरेंस है। जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्लासिफिकेशन करके जो टेबल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जबकि किसी डिस्क्रीट वेरिएबल को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफाई करके जो टेबल बनाई जाती है इसको हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, अब हम स्टूडेंट्स सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में इसे कहते हैं द्विचर आवृत्ति वितरण। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, द्विचर। अभी तक हमने जितना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा उन सब में हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन जो कर रहे थे वो क्लासिफिकेशन कैसा था, सिंगल वेरिएबल था। सिंगल वेरिएबल यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एक था और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। तो जब भी हम किसी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का, किसी एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का इसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यूनिवेरिएट मीन्स एकल चर आवृत्ति वितरण। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब, यानी हम जब किसी एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को इसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफिकेशन टेबल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं,
तो इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जैसा कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए बनी हुई है। तो अभी तक जितना भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो ओपन एंड हो, चाहे एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव या फिर क्यूमुलेटिव हो, सब में क्या है? यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा है। क्यों? देखिए यहाँ क्लास जो बना हुआ है ये क्या है? एक ही वेरिएबल तो है, एक ही वेरिएबल के डिफरेंट क्लास हैं, एक ही कंटिन्यूअस वेरिएबल के डिफरेंट 0 से 10, 10 to 20 to 30, 30 to 40 to 50 के क्लासेस हैं। तो इसको एक ही कंटिन्यूअस वेरिएबल यूज किया गया है क्लासिफिकेशन में। तो हम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट सिंगल continuous variable in its classes it is known as univariate frequency distribution। समझ गए? यानी जब भी किसी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल को उसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्लासिफिकेशन करके टेबल बनाते हैं, उस टेबल को क्या कहा जाता है? यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। जबकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही साथ दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है, व्हाइल वी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर टू कंटिन्यूअस वेरिएबल टुगेदर, जब हम एक साथ दो कंटिन्यूअस वेरिएबल का इनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ मैंने अभी जो फ्रीक्वेंसी एरे में एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्या था? ये कुछ 20 स्टूडेंट्स के किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स थे, जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल में बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल में मैंने ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट लिए हैं, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। इकोनॉमिक्स को देखिए एरो से लगा के मैंने हॉरिजेंटल लाइन में लिया हुआ है, जबकि मार्क्स इन अकाउंटेंसी को मैंने वर्टिकल लाइन पे लिया हुआ है। यहाँ भी इकोनॉमिक्स की वैल्यू ऑफ रेंज दी हुई है, यहाँ पर अकाउंटेंसी की वैल्यू ऑफ रेंज दी हुई है। और ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में 30 to 40, अकाउंटेंसी में 30 to 40 ऑप्ट किए हैं, और यहां ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने इकोनॉमिक्स में 0 to 10 ऑप्ट किए हैं। तो अकाउंटेंसी में 30 से 40 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 0 हैं। ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स में 0 से 10 पाने वाले कितने हैं? 0 हैं। अकाउंटेंसी में 30 से 40 पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। जबकि 10 to 20 पाने वाले इकोनॉमिक्स में कितने हैं? 2। तो देखिए इस टेबल में स्टूडेंट्स 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, दूसरा मार्क्स इन अकाउंटेंसी, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज यहां करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहां दी हुई हैं। तो इस तरह की जब भी हम टेबल बनाते हैं, यानी एक ही टेबल में, एक ही क्लासिफिकेशन में 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। समझ गए?
यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो हम उस क्लासिफिकेशन को, उस टेबल को यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और जब क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स एक ही साथ दो कंटिन्यूअस वेरिएबल को यूज किया जाता है तो हम उसे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यही दो टॉपिक, दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हमारे छूटे हुए थे जो हमने इस वीडियो से आज अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, लाइव क्लास में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न और डाउट्स को क्लियर करूंगा। साथ ही नोट्स बनाइए, क्लास वर्क में अपलोड कीजिए, ठीक है। और एक दो दिन में मैं इस चैप्टर के भी MCQ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उन MCQs को सॉल्व करके क्लास वर्क में अपलोड करिए ताकि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा मैं इसका रिस्पॉन्स देख सकूं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमारा इस वीडियो से थर्ड चैप्टर यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, सभी कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिए। और एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, ये मंथ ओवर होने वाला है, आज 29 हो गई है, ठीक है। मैं 2-3 दिनों में आपका एक क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट अरेंज करूंगा जिसमें अब तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आप जितना अभी तक पढ़ाया गया है सारा सिलेबस एक बार रिवीजन कर लीजिए जो आपकी मंथली टेस्ट के लिए प्रिपरेशन होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू।